हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एनसीईआरटी की किताबों से संबंधित आपका जो सब्जेक्ट है भूगोल। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो सीटेट का सेकंड पेपर आता है उसमें कुछ क्वेश्चन आपके सामाजिक विज्ञान यानी कि हिस्ट्री से होते हैं, इतिहास से होते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके जो है भूगोल यानी जियोग्राफी से होते हैं, कुछ साइंस से होते हैं। ठीक है, तो इस टाइम जो है हम एसएसटी के जो क्लासेस हैं उसमें भी हम क्वेश्चन देख रहे हैं एसएसटी के साथ में ही आपको जो जियोग्राफी यानी कि जो भूगोल है उससे संबंधित भी क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के बाद कल से यानी 1 तारीख से आपका जो साइंस है, ठीक है, जो साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पिछले कई एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी आने वाली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज क्लास में भूगोल से संबंधित जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास को शुरू से लास्ट तक देखिएगा ताकि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहले आज का पहला क्वेश्चन क्या दिया है। पहला क्वेश्चन है कि ऊष्मा बजट का अर्थ क्या है। जो ऊष्मा बजट है इसका अर्थ क्या बताना है। सूर्य से प्राप्त हुई ऊष्मा होता है या फिर सूर्य से प्राप्त ऊष्मा विकिरण होता है। दिन के दौरान उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच जो भिन्नता होता है उसको ऊष्मा बजट कहते हैं, या फिर सूर्याभिताप एवं विकिरण के बीच जो संतुलन होता है उसको ऊष्मा बजट कहते हैं। ठीक है, तो सूर्य से प्राप्त हुई ऊष्मा को तो जो है ऊष्मा बजट कहते नहीं हैं, उसको जो है सौर ऊर्जा कह सकते हैं, उसको सौर ऊर्जा कहते हैं। सूर्य से प्राप्त ऊष्मा विकिरण जो होता है उसको भी नहीं कहेंगे। दिन के दौरान उच्चतम और न्यूनतम तापमान के बीच जो भिन्नता होता है क्या उसको कहते हैं, तो ये भी नहीं होगा। बल्कि ऊष्मा बजट वो होता है जो सूर्याभिताप एवं विकिरण के बीच जो संतुलन स्थापित होता है उसको कहते हैं ऊष्मा बजट। ठीक है, तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। सूर्याभिताप एवं विकिरण के बीच जो संतुलन होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मा वितरण कहते हैं। ठीक है, या ऊष्मा बजट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पूर्व की ओर झुकाव का कारण क्या है। पृथ्वी आप सभी को पता है एक तरफ झुकी हुई है, किस तरफ झुकी हुई है, तो पूर्व की ओर झुकी हुई है। तो पूर्व की ओर झुकाव का जो कारण है वो क्या है। क्या यह विषुवत रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है इसलिए झुकी हुई है, या फिर ग्रीनविच यामोत्तर रेखा पृथ्वी के 2 भागों में बांटती है। जो ग्रीनविच यामोत्तर की जो रेखा क्या वो पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है इसलिए झुकी हुई है, या फिर महासागरों में महाद्वीपों की उपस्थिति के कारण झुकी हुई है, या फिर अंटार्कटिका में बर्फ का भार उत्तरी गोलार्ध में महाद्वीपों की तुलना में अधिक है इसलिए। तो अंटार्कटिका में बर्फ का भार उत्तरी गोलार्ध में है इसलिए तो ये झुकी नहीं है, तो ये गलत होगा। महासागरों में महाद्वीपों की उपस्थिति के कारण भी ये झुकी नहीं है। इनके महासागर या जो महाद्वीप है उनकी उपस्थिति से जो आपका पृथ्वी ये झुका नहीं होगा। ग्रीनविच यामोत्तर रेखा पृथ्वी की 2 भागों में बांटती है इसलिए झुकी है, तो ये भी गलत है। बल्कि यह विषुवत रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है इसलिए हमें झुकी हुई प्रतीत होती है, या फिर झुकी हुई झुकने का जो कारण है यह है कि यह विषुवत रेखा पर थोड़ी उभरी हुई है। तो पहला ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 21 जून को सूर्यातप की अधिकतम मात्रा किन अक्षांशों के मध्य प्राप्त होती है। 21 जून को सूर्यातप की जो अधिकतम मात्रा है वो किन अक्षांशों के मध्य प्राप्त होती है। क्या वो 30 से 40 उत्तरी अक्षांश है, या फिर भूमध्य रेखा पर है, या फिर 5 से 10 उत्तरी अक्षांश है यानी 5 अंश से 10 अंश उत्तरी अक्षांश, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो 21 जून को जो सूर्यातप का जो अधिकतम मात्रा है जिन अक्षांशों के मध्य प्राप्त होती है वो होती है 30 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य। ठीक है, 30 अंश से 40 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य जो है प्राप्त होती है। क्या प्राप्त होती है, सूर्यातप की अधिकतम मात्रा। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का लगभग कितने खरब अश्वशक्ति प्राप्त करती है। पृथ्वी सूर्य द्वारा विकिरित ऊर्जा का लगभग कितने खरब अश्वशक्ति प्राप्त करती है। क्या वो 40 खरब है, 23 खरब है, 19 खरब अश्व है, या फिर 2 खरब है। तो वो कितना है, वो है 23 खरब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांश है क्या ये बताना है। ठीक है, जो अक्षांश है वो है क्या। भूमध्य रेखा के समानांतर एक काल्पनिक रेखा है उसको अक्षांश कहते हैं, या फिर उत्तर एवं दक्षिण भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी है उसे अक्षांश कहते हैं, या फिर पूर्व और पश्चिम प्रमुख यामोत्तर की कोणीय दूरी है उसको कहते हैं, या फिर उत्तर का दक्षिण ध्रुव से मापन है ये अक्षांश है। तो अक्षांश जिसे कहते हैं वो ये होता है
कि उत्तर एवं दक्षिण भूमध्य रेखा की जो कोणीय दूरी है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, उत्तर और दक्षिण की जो उत्तर एवं दक्षिण भूमध्य रेखा की जो कोणीय दूरी है उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य रश्मियां निम्न में से प्रत्यक्ष रूप से किस क्रिया में भाग लेती हैं। सूर्य से आने वाली लघु तरंग दैर्घ्य जो रश्मियां होती हैं वो निम्न में से प्रत्यक्ष रूप से किस क्रिया में भाग लेती हैं। क्या वो परावर्तन में लेती हैं, विसरण में लेती हैं, प्रकीर्णन में लेती हैं या फिर ग्रीन हाउस में लेती हैं। तो कहाँ लेती हैं, ये लेती हैं ग्रीन हाउस में। ठीक है, यानी सूर्य से आने वाली जो लघु तरंग दैर्घ्य रश्मियां हैं वो प्रत्यक्ष रूप से कहाँ भाग लेती हैं, तो वो ग्रीन हाउस में भाग लेती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी दिन कहलाता है, पृथ्वी दिन क्या कहलाता है ये बताना है। ग्रीनविच का मानक समय कहलाता है, या फिर पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया समय कहलाता है, या फिर पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा में लिया गया जो समय है वो कहलाता है, या फिर जितने समय तक सूर्य पृथ्वी पर एक विशेष रूप में रहता है उसको कहा जाता है। तो पृथ्वी जो दिन कहलाता है वो क्या कहलाता है, वो पृथ्वी द्वारा अपने अक्ष पर घूमने में लिया गया जो समय होता है उसको क्या कहते हैं, पृथ्वी दिन कहते हैं। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषुव, यहाँ पे विषुव होगा। ठीक है, विषुव के दिन सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। विषुव का मतलब क्या होता है, विषुव का मतलब यह होता है कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर समान दिन रात हो तो उस दिन सूर्य की सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं। ठीक है, विषुव का जो मतलब होता है कि जब संपूर्ण पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं वो समान रूप से हों। ठीक है, जितने टाइम का दिन हो उतनी टाइम का रात हो, तो उस टाइम पे जो सूर्य की सीधी किरणें हैं कहाँ पे पड़ती हैं, विषुवत रेखा पे पड़ती हैं, मकर रेखा पे पड़ती हैं, आर्कटिक वृत्त पर पड़ती हैं, या फिर फोर्थ ऑप्शन है कर्क रेखा पर पड़ती हैं। तो कहाँ पे पड़ती हैं, वो पड़ती है विषुवत रेखा पे। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी की धुरी और पृथ्वी की कक्ष जगह में स्थित नहीं हो तब क्या होगा। जब पृथ्वी की धुरी और पृथ्वी की जो कक्ष है जब पृथ्वी की धुरी और पृथ्वी की कक्ष जगह में स्थित नहीं हो तब क्या होगा। ग्रीष्म ऋतु ठंडी होगी, घूर्णन की जो दर है वो तीव्र होगी, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा, या फिर प्रत्येक वर्ष में हमेशा 366 दिन होंगे। तो क्या होगा, ऋतु परिवर्तन नहीं होगा। जो ऋतुएं परिवर्तित होती रहती हैं, गर्मी आता है, फिर सर्दी आती है, बारिश आती है, बसंत ऋतु आती है, वो उस तरीके से ऋतु परिवर्तन नहीं होगा जब पृथ्वी की धुरी और पृथ्वी की कक्ष जगह में स्थित नहीं होगी तब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ग्रीनविच 0 अंश पर सुबह के 10 बजे हों तब इम्फाल का स्थानीय समय क्या होगा। जब ग्रीनविच 0 अंश पर सुबह के 10 बजे हो तब इम्फाल का समय जो समय है, स्थानीय समय है, जो टाइम देखते हैं वो क्या होगा। 4:30 AM रहेगा, 3:30 PM रहेगा, या फिर 3:30 PM, या फिर 5:30 PM रहेगा। ठीक है, जब ग्रीनविच 0 अंश हो पर सुबह के 10 बजे हों, यानी जब ग्रीनविच पर सुबह के 10 बजे हों। ठीक है, जो 0 अंश होता है उसको ग्रीनविच भी कहते हैं। तो जब ग्रीनविच पर सुबह के 10 बजे हो तब इम्फाल का समय जो स्थानीय समय है वो क्या होगा, तो वो होगा 3:30 AM। ठीक है, यहाँ पे 3:30 PM है, यहाँ पे 3:30 AM है, तो वो क्या होगा 3:30 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्फाल की अक्षांश जो डिग्री है वो क्या है। इम्फाल की जो अक्षांश डिग्री है वो क्या है। 20 अंश दक्षिण है, 25 अंश दक्षिण है, 20 अंश उत्तर है, या फिर 25 अंश उत्तर है। तो कितना है इम्फाल की अक्षांश डिग्री, वो है आपका 25 अंश उत्तर। ठीक है, कौन सा एक बृहत व्रत है, कौन सा एक बृहत व्रत है। कर्क रेखा है, मकर रेखा है, भूमध्य रेखा, या फिर देशांतर रेखा। तो बृहत व्रत किसको कहते हैं, उसको कहते हैं भूमध्य रेखा को। ठीक है, भूमध्य रेखा को क्या कहते हैं, बृहत व्रत कहते हैं। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देशांतर है, देशांतर क्या है ये बताना है। एक रेखा जो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक खींची हो, या फिर उत्तर और दक्षिण भूमध्य रेखा की कोणीय दूरी पर हो, या फिर पूर्व और पश्चिम प्रमुख यामोत्तर की कोणीय दूरी हो। तो ये होगा सी ऑप्शन। ठीक है, पूर्व और पश्चिम प्रमुख यामोत्तर की कोणीय दूरी हो। कश्मीर को शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है। जो कश्मीर है उसको जो है जो शेष भारत है उससे कौन सा दर्रा जोड़ता है। क्या वो नीति दर्रा है। ठीक है, यहाँ पे दर्रा होगा, नीति दर्रा है, बोलन दर्रा है, या बनिहाल दर्रा है। ठीक है, या फिर काराकोरम दर्रा है। कौन सा दर्रा जोड़ता है,
तो वो जोड़ता है आपका बनिहाल दर्रा। ये जो क्वेश्चन है आपका 11 टेट में पूछा गया है, तो इम्पॉर्टेंट इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, कश्मीर को शेष भारत से कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो वो है बनिहाल दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय देशांतर से गुजरने वाला शहर कौन सा है। भारतीय मानक समय देशांतर से गुजरने वाला जो शहर वो कौन सा है, क्या वो विशाखापट्टनम है, जयपुर है, इलाहाबाद है या फिर सूरत है, वो है कौन सा, इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद के नैनी से मानक समय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वेत क्रांति से संबंधित है, जो श्वेत क्रांति है इससे कौन संबंधित है, क्या तेल और बीज संबंधित है, अनाज उत्पादन संबंधित है, दुग्ध उत्पादन संबंधित है या फिर अंडा एवं मुर्गी पालन संबंधित है। तो इससे क्या संबंधित है श्वेत क्रांति से, वो है दुग्ध। दूध का जो कलर होता है वो सभी को पता व्हाइट होता है, यानी कि श्वेत होता है। तो श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से। भारत में सर्वाधिक तापमान पाया जाता है, कहाँ पे भारत में सबसे ज़्यादा तापमान पाया जाता है, क्या वो जैसलमेर है, श्रीनगर है, ठीक है, या श्रीगंगानगर या फिर बीकानेर या फिर अजमेर। तो ये होगा श्रीगंगानगर या फिर श्रीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र पर छिछले जल को किस रंग से दर्शाते हैं। ठीक है, जहाँ पे छिछला जल हो वहाँ पे जल को किस रंग से दर्शाते हैं, जो मैप होता है, जो मानचित्र होता है, क्या वहाँ पे हरा रंग होता है, पीला होता है, हल्का नीला होता है या फिर गहरा नीला होता है। तो मानचित्र पर जो छिछले जल को जो है दर्शाते हैं वो किस रंग में दर्शाते हैं, वो दर्शाते हैं हल्के नीले कलर में। ठीक है, कहीं भी जल का भराव बताना है कि यहाँ पे सागर या महासागर या नहर है, तो वहाँ पे हल्के नीले रंग से उस कलर कर देंगे तो पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे छिछले जल जो है उपस्थित है, छिछला जल का जो है स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है, ये आपका क्वेश्चन है। 5 राज्यों से, 8 राज्यों से, 7 राज्यों से या फिर 6 राज्यों से। तो कितने राज्यों से, 8 राज्यों से होकर भारत की जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव प्रदेश के बीच में सूर्य की किरणें पड़ती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव प्रदेश के बीच में सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं, तिरछी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, लंबवत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कैसी पड़ती हैं, वे पड़ती हैं तिरछी। कर्क रेखा से उत्तरी ध्रुव प्रदेश के बीच की जो सूर्य की किरणें हैं वो कैसी पड़ती हैं, वो तिरछी पड़ती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूर्ण मेघाच्छादन के समय सौर्थिक या सौरिक विकिरण का कितना प्रतिशत भाग परिवर्तित होता है। पूर्ण मेघाच्छादन के समय सौरिक विकिरण का कितना प्रतिशत भाग परिवर्तित होता है। 8% भाग, 78% या 2% या फिर 34%। तो ये कितना है, ये है 78%। ठीक है, 78% भाग जो है वो पूर्ण मेघाच्छादन है उसके समय सौरिक विकिरण का जो प्रतिशत भाग परिवर्तित करता है वो करता है 78%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध में पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होता है। जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाओं का आकार कैसा होता है, घटता जाता है या फिर समान रहता है। थर्ड ऑप्शन है पहले बढ़ता जाता है फिर घटता रहता है या फिर बढ़ता जाता है। तो क्या होता है देशांतर रेखाओं का आकार वो समान रहता है। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम पूर्वी गोलार्ध से पश्चिमी गोलार्ध की ओर जाते हैं तो देशांतर रेखाएं का जो है आकार घटता बढ़ता नहीं बल्कि क्या रहता है, समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अक्षांशीय स्थिति के आधार पर मणिपुर संबंधित है, शीतोष्ण क्षेत्र है, शीत क्षेत्र है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है या फिर भूमध्य रेखीय क्षेत्र है। तो अक्षांशीय स्थिति के कारण जो मणिपुर है वो संबंधित है कैसे, तो वो है शीतोष्ण क्षेत्र, यानी कि जो मणिपुर का क्षेत्र है वो एक शीतोष्ण क्षेत्र है। ठीक है, पहला ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महाद्वीप का नाम बताओ। ऐसे एक महाद्वीप का नाम बताना जिसमें कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। यानी जो महाद्वीप है जिसमें से कर्क रेखा भी गुजरती है, मकर रेखा और भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं, वो कौन सा महाद्वीप है। क्या वो दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है या फिर एशिया है। तो वो कौन है, वो है अफ्रीका महाद्वीप, जहाँ से आपकी कर्क, मकर और जो है भूमध्य रेखा, ये तीनों रेखाएं गुजरती हैं। ठीक है, तो कौन सा है, वो है अफ्रीका महाद्वीप। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आज की क्लास के 25 क्वेश्चन हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर आपका एक बार में क्लियर नहीं होता है तो इसको 1 से 2 बार रिवीजन करेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी को आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।